कि एक टीम को दिखाते हुए जो कि एक सुनसान जगह पर अपनी रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दरअसल उन आर्कियोलॉजिस्ट का काम था कि वो अलग अलग जगहों पर जाकर एंटीक चीजों को ढूंढे जो कि सालों पहले लुप्त हो चुकी थी। इस तरीके की एडवेंचर करना उन्हें काफी ज्यादा पसंद था। अब वो आर्कियोलॉजिस्ट की पूरी टीम लगातार ट्रेवल करते हुए एक माउंटेन के टॉप पर पहुंच गए थे। उस माउंटेन के ऊपर तो एक चर्च बना होता है जो काफी साल पुराना लग रहा था। अब वो आर्कियोलॉजिस्ट चाहने लगे कि वो अंदर जाकर चेक करे कि वहाँ पर कौन सी एंटीक चीजें उन्हें मिल सकती हैं। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उनकी पूरी टीम चर्च के अंदर चली जाती है। चर्च के अंदर की दीवारें और वहाँ पर बने हुए स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा अजीब लगते हैं जैसे कि अब तक इन्हें किसी ने देखा ही नहीं होता। उन सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी क्योंकि ये सब तो काफी ज्यादा एंटीक होती हैं, यानी कि कई साल पुरानी और काफी ज्यादा प्रीमियम। अब उन सारे आर्कियोलॉजिस्ट को लगने लगा कि ये हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है और हम यहाँ के एंटीक चीजों को लेकर बेचेंगे तो हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे। यही विजन को लेकर वो लोग और भी ज्यादा एंटीक चीजों को ढूंढने लगे जिससे कि वो बेच सकें। अब उनके सामने एक बड़ी सी दीवार आ जाती है जिसकी दूसरी तरफ वो जाना चाहते थे। मैन्युअली उस दीवार को हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर एक बॉम्ब लगा दिया। इस बॉम्ब को तो उन लोगों ने दीवार के चारों तरफ लगा दिया और वेट करने लगे उसकी फटने का। लेकिन वो बॉम्ब जैसे ही फटता है पूरे चर्च की दीवारें हिलने लगी थी, क्योंकि उन सभी को पता नहीं होता कि ये चर्च कितना ज्यादा पुराना है और यहाँ की दीवारें कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। देखते ही देखते वो पूरी जगह बॉम्ब फटने के कारण हिलने लगती है और अब वहाँ की नीचे की जमीन भी टूट चुकी थी। उसी जमीन के एक चैम्बर के अंदर वो सारे आर्कियोलॉजिस्ट नीचे गिर जाते हैं। हालांकि उन सभी को ज्यादा चोट नहीं आती, पर वो उस जगह पर फंस गए थे क्योंकि वहां से बाहर निकलने का रास्ता कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हुई जब उन्हें कुछ अजीब तरीके की आवाजें उस चैम्बर में सुनाई देने लगी थी। ये आवाजें किसी खतरनाक जानवर जैसी लग रही थी जो देखते ही देखते उनके ऊपर अटैक कर देती है और हमारा यही सीन यहीं पर ब्लैंक हो जाता है। अब हमें कई सालों बाद का समय दिखाया जा रहा था जहाँ पर एक और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम उसी चर्च के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, लेकिन उनमें से किसी को भी आइडिया नहीं होता कि इससे पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम आई थी सब के सब गायब हो गए। उन सभी लोगों का तो नामो निशान तक नहीं मिलता। लेकिन तभी भी इतने साल बीत जाने के बावजूद भी नई आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बिना कुछ सोचे समझे उस चर्च के ऊपर अपनी रिसर्च करने लगी। वो तो उस चर्च के अंदर अंदर तक जाते हैं सारी चीजें देखने के लिए। अब यहाँ पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस चर्च के अंदर जाकर देखा तो काफी सारा पानी वहाँ पर मौजूद होता है और इस पानी के अंदर जाना किसी नॉर्मल इंसान के काम की बात बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इस पानी के अंदर एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर स्कूबा डाइवर्स ही जा सकते थे। इसीलिए अब उस पूरे इन्वेस्टिगेशन का हेड स्कूबा डाइवर्स की एक टीम से कांटेक्ट करता है और उन्हें उनके मिशन के बारे में बताता है कि तुम सभी को अंदर जाकर सारी एंटीक चीजें ढूंढ कर लानी है। हालांकि उन स्कूबा डाइवर्स को पहले से पता था कि जो भी यहाँ पर गया आज तक वापस नहीं आया, लेकिन इसके बदले उन्हें काफी सारे पैसे मिल रहे थे, इसीलिए उस स्कूबा डाइवर्स की टीम ने हाँ कर दी। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मिशन कंप्लीट होने के बाद उनके पास एक बहुत ही बड़ी रकम होगी। जल्द से जल्द स्कूबा डाइवर्स की टीम को उस जगह पर बुला लिया गया था जहाँ पर वो चर्च होती है और अब वो सभी एक साथ मिलकर प्लान करने लगे कि आखिरकार कहाँ पर जाएंगे और उनकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। टाइलर नाम का एक टीम मेंबर तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है इस पूरे मिशन के लिए, साथ ही साथ वो कैथरीन नाम की अपनी बेस्ट फ्रेंड से बातें भी कर रहा था। अब उस पूरी टीम का हेड जिसका नाम जैक था वो उनको प्लान बता रहा होता है कि हमें स्कूबा डाइविंग कहाँ से स्टार्ट करनी होगी और कितने दिन रहना होगा। वो सारी प्लानिंग करके जाते हैं कि हर पॉसिबिलिटीज में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो वो क्या परफॉर्म करेंगे, इससे किसी की जान भी नहीं जाएगी और वो सही सलामत बाहर आ सकते थे। सारी की सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं और उन्होंने उस हिसाब से प्लानिंग भी कर ली थी। लेकिन अब यहाँ पर एक डॉक्टर होता है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट की टीम में काम किया करता था। वो डॉक्टर स्कूबा डाइवर्स को वो सारी चीजें दिखाता है जो उन्हें उस जगह से मिली थी। उन पत्थरों के ऊपर तो कुछ अजीब सी चीजें बनी होती हैं जिसे देखकर लग रहा था कि ये कोई खतरनाक क्रिएचर है। साथ ही साथ ये बहुत साल पुराने वाले पत्थर थे जो आज तक किसी ने नहीं ढूंढ पाए। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद डॉक्टर उन्हें एक कहानी सुनाता है जो उन्हें यहाँ के लोकल लोगों से पता चली है। डॉक्टर के हिसाब से कई साल पहले यहाँ पर रहने वाला एक राजा अपने कई लोगों के साथ इसी चर्च के अंदर आया था, लेकिन अफवाहें ऐसी फैली हुई हैं कि इस चर्च के अंदर कोई खतरनाक जीव रहता है जिसने कि उन सभी लोगों को जान से मार दिया, जिसके बाद राजा और उसके सभी लोगों का नामो निशान ही नहीं मिला। ये खतरनाक क्रिएचर आज भी कहीं इस चर्च की जमीन के अंदर रहता है जो सामने आने वाले सभी लोगों को मार देता था। हालांकि जैक और उनकी टीम
टीम इस अफवाहों पर भरोसा नहीं करती और अपने काम में बिजी हो जाती है। उन्हें किसी भी तरीके से अपनी पूरी टीम के साथ स्कूबा डाइविंग करके अंदर पता लगाना था कि वहाँ पर कौन सी जगह है और कैसी एंटीक चीजें मिलती हैं। अब यहाँ जैक की पूरी टीम एक जगह पर आ गई थी जहाँ बड़े बड़े चट्टान होते हैं। उस चट्टान के एकदम बीचों बीच पूरा पानी भरा हुआ था जो कि एकदम अजीब तरीके का स्ट्रक्चर को दर्शाता है। अब सबसे पहले पूरी टीम डिसाइड करती है कि उनका एक टीम मेंबर पहले पानी में जाकर चेक करेगा कि वहाँ पर है क्या। इसीलिए अब जैक अपने उस टीम मेंबर को तैयार करके पानी के अंदर भेज देते हैं। उस मेंबर की बॉडी पर कैमरा लगा हुआ था जिससे कि सारी चीजें सभी लोग बैठकर मॉनिटर पर देख पा रहे होते हैं। टीम मेंबर तो लगातार डाइव करते हुए पानी की गहराई में जाने लगा, लेकिन उसे रास्ते में कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तब उसने नोटिस किया कि पानी खत्म हो रहा है और उस पूरी जगह के एक छोटी चैम्बर के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि उस जगह पर वो विदाउट ऑक्सीजन गैसेस से सांस ले सकते थे। अब यहाँ जैक की पूरी टीम अपने मेंबर से मॉनिटर के थ्रू काफी सारी बातें करते हैं कि वहाँ पर तुम्हें क्या महसूस हो रहा है और कोई एंटीक चीज मिली भी कि नहीं। लेकिन वहाँ उनकी टीम के मेंबर ने एक अजीब सी चीज उन्हें दिखाई जो कि एक छोटा सा क्रिएचर होता है। वो क्रिएचर तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसीलिए अब उनका मेंबर पूरी टीम को वो छोटा सा क्रिएचर दिखाता है कैमरा की मदद से। सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक गए थे क्योंकि ये नॉर्मल क्रिएचर नहीं था, बल्कि इसकी तो स्पीशीज ही अलग होती है जो आज तक दुनिया वाले डिस्कवर नहीं कर पाए। अब उन सभी को लगने लगा कि हमें और भी एंटीक चीज मिल सकती है जिससे कि वो सभी लोग काफी ज्यादा पैसे कमा सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने उस मेंबर को उस जगह के और ज्यादा अंदर जाने के लिए कह दिया। जैक का दोस्त अब कमांड मिलने पर लगातार अंदर की तरफ बढ़ता रहता है, लेकिन तभी अचानक उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। देखते ही देखते अचानक ऐसा लगा कि जैक के दोस्त के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है और अब तो कैमरा के सारे सिग्नल्स भी खराब हो चुके थे जिससे कि वो मॉनिटर के थ्रू कुछ नहीं देख पाते। उनका सिग्नल पूरी तरीके से उनके दोस्त से डिस्कनेक्ट हो चुका था और अब जैक के सभी साथी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि वो अपने दोस्त को कैसे बचाए। वो पूरी तरीके से ठीक भी है कि नहीं, इसकी सिग्नल्स उसे मिल ही नहीं रहे हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उस जगह पर जरूर जाएंगे, भले ही इसमें उन सभी को अपनी जान खतरे में डालनी पड़े। हालांकि जैक का भाई टाइलर कह रहा था कि हमें इतने सारे लोगों की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, हमें सबसे पहले दूसरे मेंबर को सिंगली भेजना चाहिए ताकि वो पता लगा सके कि नीचे सारी चीजें नॉर्मल है कि नहीं। लेकिन जैक बहुत ही ज्यादा जिद्दी था, वो ये बातें बिल्कुल भी नहीं समझता, जिसके बाद आधे से ज्यादा लोग अब स्कूबा डाइविंग करते हुए उस जगह पर जाने लगे। रास्ते में जितनी भी एंटीक और नायाब चीजें मिल रही थी वो उनकी फोटोज और वीडियोस ले रहे थे। देखते ही देखते वो लगातार आगे बढ़ते हुए उन चीजों को भी इकट्ठा कर लेते हैं जो कि उन्हें काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही थी। लेकिन उन सभी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो खुद ही एक खतरनाक खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद वहाँ से कभी बाहर आने का उन्हें चांस ही ना मिले। वो सभी लोग अब एक ही रूट को फॉलो करते हुए अपने उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका प्रीवियस वाला साथी गया था। जैक और टाइलर ने जब उस जगह पर देखा तब पता चलता है कि उनके प्रीवियस वाले दोस्त ने अपना पूरा स्कूबा डाइविंग का सूट निकाल दिया था, जैसे कि वो ये सारी चीजें जानबूझकर कर रहा था और यहाँ पर छोड़कर उसे चला गया। वहाँ पर तो काफी पुराने इक्विपमेंट भी पड़े थे जिसे देखकर लग रहा था कि ये कई साल पुराने हैं। ये और किसी के नहीं बल्कि उन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट की टीम के थे जो सबसे पहले यहाँ पर आए होते हैं। अब वो दोनों भाई के साथ साथ उसके सभी दोस्त लगातार इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने साथी को बचाना जो था। अब यहाँ टाइलर का एक दोस्त उनके पीछे पीछे ही आ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ आवाजें महसूस हुई इसीलिए वो पीछे जाकर देखने लगा। वहाँ पर टाइलर का साथी देखता है कि वही खतरनाक क्रिएचर को किसी ने मार दिया है जिसे कि उनका प्रीवियस दोस्त उन्हें दिखा रहा था। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन अब अचानक टाइलर के उस दोस्त के ऊपर किसी बड़े से क्रिएचर ने हमला कर दिया। इस क्रिएचर के इतने बड़े बड़े दांत और पंजे होते हैं कि वो उसे पानी में लेकर कूद जाता है और उसके ऑक्सीजन टैंक को भी तोड़ देता है। टाइलर का दोस्त बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था वहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अब शायद उस खतरनाक क्रिएचर ने उसे पूरी तरीके से पकड़ लिया था जो उसे पानी के अंदर खींचता चला जा रहा होता है। हालांकि अब टाइलर अपने दोस्त की मदद करने के लिए वहाँ पर वापस आता है, लेकिन शायद तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उस क्रिएचर ने टाइलर के दोस्त को जान से मार दिया और कहीं और लेके चला गया। उस क्रिएचर ने तो टाइलर के दोस्त को एक ऐसी पतली जगह से खींच लिया जहाँ पर कोई भी इंसान जा ही नहीं सकता था, जिससे टाइलर के दोस्त की पूरी बॉडी चकनाचूर हो जाती है। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी फटने के कारण वहाँ पर एक धमाका हो चुका था। देखते ही देखते तो टाइलर के दोस्त का नामो निशान ही मिट जाता है।
अब टायलर किसी भी तरीके से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकल पड़ा था। वो बाकी सभी साथियों के सामने आकर कहता है कि मैंने अपने दोस्त को खो दिया। उसे पता नहीं कोई अनजान चीज खींच रही थी जो उसे जमीन के अंदर लेकर चली गई। सभी लोग इस बात से थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आखिरकार इतनी जमीन की गहराई पर कौन सा जानवर जीवित रह सकता है। उससे ज्यादा पानी की गहराई में तो प्रेशर भी इतना होता है कि कोई जानवर सरवाइव न कर पाए। लेकिन अब सारी चीजें छोड़कर जैक और उसके सभी साथी अपने उन दोनों मेंबर्स को ढूंढने लगे होते हैं जो कि अब पानी में गायब हो चुके हैं। पर सबसे बुरी बात यह होती है कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने के कारण जो धमाका हुआ था उसकी वजह से चट्टानें सामने गिर गई थी और वो सभी लोग जिस रास्ते से अंदर आए थे वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। यानी कि अब जैक और उसके सभी साथियों के वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था और कोई और रास्ता तो दिखाई नहीं देता वहाँ से निकलने का। यानी कि वो सभी लोग अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब यहाँ पर वो सारे लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए थे क्योंकि बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। हालांकि जैक के कुछ साथी अभी भी उन सभी को ढूंढने में बिजी थे पर उन्हें पानी के अंदर कुछ मिलता ही नहीं। इसीलिए अब सारे लोग उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर उन्होंने मिशन स्टार्ट किया था। वहाँ बैठकर वो सभी लोग टेंशन में थे क्योंकि उनके दो साथी गायब हो गए हैं और अब उन दोनों को ढूंढने की जिम्मेदारी जैक और उसकी टीम के ऊपर ही है। जैक बहुत ही नाराज होकर सभी से कह रहा था कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 18 दिनों का खाना पीने का सामान बचा हुआ है और उसके बाद हमारे पास सारे रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे। इसीलिए हमें उतने ही दिनों के अंदर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब जैक का दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि यहाँ पर शायद वही क्रिएचर होगा जिसने कि हमारे दोनों साथियों को जान से मार दिया है, क्योंकि इस बारे में तो डॉक्टर भी शुरुआत में उन्हें बता रहे थे कि यहाँ पर एक मिथिकल क्रिएचर रहता है जिसके ऊपर वो सभी लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि आज तक जितने भी लोग यहाँ पर आए उसी खतरनाक क्रिएचर ने उन्हें जान से मार दिया हो। हालांकि डॉक्टर इसका जवाब देते हैं कि हमने अभी तक उस क्रिएचर को देखा नहीं है, इसीलिए हम इस बात पर अभी भरोसा नहीं कर सकते। जैक और उसके सभी दोस्त बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो जल्द से जल्द पानी के अंदर जाकर चेक करने लगे कि वहाँ पर कोई मौजूद भी है कि नहीं। वहीं अब दूसरी तरफ हमें टायलर को दिखाया जाता है जो अपने एक साथी से लड़ाई करने लगा था। उन दोनों में बहुत ही भारी भरकम लड़ाई हो जाती है क्योंकि टायलर का दोस्त समझता था कि उसके दूसरे साथी की जान उसकी वजह से गई है, क्योंकि अगर वो सही समय पर वहाँ पहुँच जाता तो उसकी जान भी बच जाती। इसी बात पर टायलर भी काफी ज्यादा गुस्सा था और वो अपना सारा गुस्सा उस दूसरे दोस्त के ऊपर निकाल रहा होता है। लेकिन यहाँ उन सभी को एक दूसरे से फाइट करके कुछ भी मतलब नहीं था। उन दोनों को तो जल्द से जल्द बाकी लोग आकर तुरंत ही रोक रहे थे, नहीं तो वो एक दूसरे की जान ले लेते। अब यहाँ हमें कैथरीन दिखाई जाती है जो डॉक्टर्स के साथ मिलकर उन छोटे से क्रिएचर के ऊपर रिसर्च कर रही थी। वो माइक्रोस्कोप के अंदर उनकी बॉडी पार्टिकल्स को देखती है कि आखिर ये किससे बने हुए हैं। दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जा रहा था जो एक गुफा में पहुंच जाता है और अचानक उसके ऊपर एक अजीब तरीके के जानवर ने हमला कर दिया था। ये जानवर काफी ज्यादा हाइब्रिड लग रहा होता है जो जमीन पर बिल्कुल पाए नहीं जाते। उसने तो जैक के कमर पर हमला कर दिया और अपने नुकीले पंजे गड़ा दिए। जैक किसी भी तरीके से उस खतरनाक क्रिएचर से बचते हुए ऊपर की तरफ आता है जिससे कि बाकी लोग उसे कवर कर रहे थे। वो क्रिएचर तो फिलहाल के लिए डर कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सभी को ये अंदाजा तो हो गया था कि जैक के ऊपर किसी खतरनाक चीज ने हमला किया है। जैक को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और उस क्रिएचर का एक छोटा सा टेंटिकल उसके ऊपर लग गया होता है। तुरंत ही जैक की फर्स्ट एड की जाने लगी जिससे कि वो ठीक हो जाए, और जिस क्रिएचर का नुकीला नाखून उसकी बॉडी पर चिपक गया था उसे तो कैथरीन और डॉक्टर अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। थोड़ी देर तक रिसर्च करने के बाद कैथरीन ने बताया कि ये एक छोटा सा पैरासाइट है जिसके अंदर काफी सारे डीएनए चेंजेस और म्यूटेशंस हुए हैं और इन पैरासाइट का साइज इतना बड़ा तो कभी नहीं होता। तब जाकर डॉक्टर इसका अनुमान लगा रहे थे कि शायद इस जगह पर जो इन्वायरमेंट मौजूद है उससे इनके बॉडी के ऊपर इफेक्ट हुआ है और जरूरी आगे चलकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। जैक इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया और वो सभी को कहने लगता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो ये क्रिएचर्स कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। हालांकि जैक की पीठ पर लगी हुई चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें लगातार चलते तो रहना ही होगा क्योंकि वो एक जगह पर नहीं रुक सकते। अब वो लोग अलग अलग गुफाओं में जाकर देखने लगते हैं कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है, लेकिन उन्हें कोई भी प्रॉपर वे नहीं मिलता वहाँ से बाहर निकलने का। अब सभी लोग जैक द्वारा बनाई गई स्ट्रेटेजी के हिसाब से आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन सभी के मन में एक डर सा बैठ गया था उस खतरनाक क्रिएचर की वजह से। थोड़ा ही आगे जाने पर उन्हें बहुत सारे स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। ये स्केलेटन्स किसी और के नहीं बल्कि उन्हीं सारे आर्कियोलॉजिस्ट के थे जो सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे। उन सभी ने नोटिस किया कि इन हड्डियों के ऊपर उसी खतरनाक क्रिएचर के निशान है जिस तरीके से उसने जैक के ऊपर हमला किया था। यानी कि ये वही मिथिकल क्रिएचर है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे।
वो सभी लोग फिर भी आगे बढ़ना छोड़ते नहीं, क्योंकि यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अगर ऐसा नहीं किया तो वो हमेशा के लिए यहाँ फंस कर रह जाएंगे। जैक का एक साथी जिसके पास इक्विपमेंट्स थे और वो उसकी मदद से आगे का रास्ता चेक कर रहा था, वो कहता है कि शायद हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन जैक उन्हें कंफर्म करते हुए कह रहा था कि हमें यहीं जाना चाहिए, क्योंकि पानी का आवाज मुझे इसी रास्ते से आ रहा है। वो सभी लोग जैक के ऊपर भरोसा करके आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो पता चला कि वहाँ पर पानी सच में मौजूद है, यानी कि जैक सही कह रहा था। अब जैक उस पानी को चेक करने लगा कि आखिरकार वो कितना गहरा है और उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है। तब उसे पता चलता है कि ये पानी तो सीधे नीचे जा रहा है, यानी कि इसका बहाव नीचे की तरफ है। जैक की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी चोट ठीक भी नहीं हुई होती, इसीलिए सभी लोगों ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर थोड़े टाइम तक रुकेंगे और फिर उसके ठीक होने के बाद यहाँ से जंप लगाकर कहीं और चले जाएंगे। शायद उन्हें वहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। यहाँ सभी को जैक के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई दिए। वो पहले से बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो चुका था, जो कि एक कैमरामैन पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी। लेकिन वो तो कैमरामैन का काम होता है और उसी के लिए उसे पैसे दिए गए थे। जैक ने उस कैमरामैन को काफी ज्यादा मारा और बहुत ही बुरा भला कहा। फिर बाद में जैक को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है, इसीलिए वो जाकर माफी भी मांग रहा था। उसे भी नहीं समझता कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है जो उसे इतना गुस्सैल बना रही है। अब सभी लोग वहाँ पर रुककर थोड़ा सा आराम करने लगे थे। टाइलर और उसका एक दोस्त जैक के लिए फिक्र कर रहा था, क्योंकि आज तक उसने जैक को इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा। यहाँ जैक जो अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस महसूस करता है, वो बाकी लोगों की आवाजें बड़ी आराम से सुन ले रहा था। साथ ही साथ उसके सुनने की भी शक्ति काफी तेज हो जाती है। दरअसल ये सारी चीजें इसी वजह से हो रही थी क्योंकि उस क्रिएचर ने जैक को काट लिया था और उसके कई सारे डेड सेल्स उसकी बॉडी में घूम रहे होते हैं, जो शायद जैक के डीएनए को चेंज कर रहे थे। पर क्या जैक आगे चलकर वही खतरनाक क्रिएचर बन जाएगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा? ये तो हमें कुछ देर में पता चल ही जाएगा। अब यहाँ आराम करने के बाद सभी लोग एक एक करके अपना डाइविंग सूट पहन लेते हैं और वो उस पानी के अंदर कूदने लगे थे जो सीधा नीचे की तरफ जा रहा था। सभी लोगों ने जैक के कहे गए मुताबिक प्रिकॉशंस ले लिए होते हैं और वो सब एक लाइन में ही नीचे उतरेंगे, क्योंकि इतने लंबे रास्ते में कोई भी यहाँ से वहाँ चला गया तो वो गुम हो जाएगा। अब वो सभी लोग लगातार नीचे की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी कैथरीन के पैर को किसी अनजान चीज ने पकड़ लिया था। कैथरीन काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है, पर उसे कुछ समझता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस अनजान चीज ने कैथरीन के पैर को छोड़ दिया था। जैक भी अब कैथरीन की मदद करने के लिए आ जाता है, जिससे कि कैथरीन कह रही थी कि नीचे कोई खतरनाक क्रिएचर मौजूद है जो कि मेरा पैर पकड़कर खींच रहा था। जैक ने जब देखा तब वहाँ पर एक अजीब टाइप की ईल मछली मौजूद होती है जो एकदम अलग ही स्पीशीज से बिलोंग करती थी, और ईल मछली की ऐसी स्पीशीज तो इंसानों ने अभी डिस्कवर ही नहीं की थी। जैक अब किसी भी तरीके से कैथरीन को बचाते हुए उसे दूर लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब डॉक्टर, जो कि बहाव के कारण दूसरों से अलग हो चुके थे, उनके सामने वही क्रिएचर आ जाता है जिसने कि जैक के ऊपर हमला किया था। ये क्रिएचर बाकी से काफी ज्यादा बड़ा और खौफनाक होता है, जिसने कि डॉक्टर को पकड़ लिया और पानी के अंदर खींच के लेके जाने लगा। डॉक्टर काफी ज्यादा चिल्लाते हैं, इसीलिए जैक भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गया था। लेकिन शायद तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि उस क्रिएचर ने डॉक्टर का दम घोट दिया था और उसे नीचे की तरफ घिसता हुआ लेकर जा रहा था। हालांकि जैक डॉक्टर को तो नहीं बचा पाया, लेकिन वो उस क्रिएचर की बॉडी पर देखता है कि वहाँ कुछ टैटू बना हुआ है, और ऐसा टैटू तो कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान ही बना सकते हैं। यहाँ जैक थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि शायद ये भी हो सकता है कि ये क्रिएचर शुरुआत में पहले इंसान हो और फिर बाद में क्रिएचर बना हो। क्या उसके साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि अब एक खतरनाक पैरासाइट ने तो उसे काट लिया था, जिसका असर उसे अपनी बॉडी पर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। जैक के दिमाग में तो यही सारी चीजें चल रही थी कि अगर वो क्रिएचर बन गया तो क्या वो अपने साथियों को जान से मार देगा। ये सोचकर उसे बहुत ही भयानक विजन्स आने लगे थे। जैक अब कैसे भी करके अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास पहुंचता है, लेकिन उसने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसकी बॉडी में भी चेंजेस होने लगे हैं। कैथरीन यहाँ पर जैक के ऊपर गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि ये रास्ता हमारे लिए सेफ नहीं है। अब तुम्हारी वजह से डॉक्टर की जान गई है। जैक भी काफी शर्मिंदा होता है, क्योंकि वो एक एक करके अपने सभी साथियों को खोते जा रहे थे। अब वो सभी लोग पानी से बाहर निकलकर एक पथरीले वाले इलाके में आ जाते हैं। उन्हें तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो भी जानवर मिला है वो काफी ज्यादा हाइब्रिड है और उनके अंदर इतनी तो क्षमता है कि वो किसी इंसान को जान से मार दे। जैक कहता है कि हमें शायद पानी के रास्ते न
जाकर इस पथरीले वाले इलाके के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कैथरीन फिर से जैक से कह रही थी कि तुम अपना दिमाग खो चुके हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऊपर चढ़ाई करने के बाद हमें बाहर जाने का रास्ता मिलेगा ही। इसीलिए कैथरीन ने डिसीजन लिया कि जैक नहीं, अब उसके टीम का नया कैप्टन वो बनेगी जो सभी को गाइड कर सकती थी, क्योंकि जैक तो अपने होश और आवाज खो चुका था, लेकिन जैक का भाई टाइलर उसके ऊपर भरोसा अभी भी करता है। इसीलिए वहाँ पर 2 टीम्स बन चुकी थी। जैक, टाइलर और बाकी सभी लोग एक साथ हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग कैथरीन के साथ जाते हैं। अब यहाँ जैक की टीम लगातार उस चट्टान के ऊपर चढ़ते जा रही थी। एक लेडी जो सबसे टॉप पर होती है वो पहुंचने ही वाली थी, लेकिन अब अचानक वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बैट टाइप का क्रिएचर आ जाता है जो बाकी बैट से बहुत बड़ा और डरावना था। वो लेडी इस बात से इतना ज्यादा डर गई कि वहाँ से कूदने लगी, लेकिन सेफ्टी रोप होने के कारण वो बच जाती है और अब वो बैट उसके ऊपर आकर उसे जकड़ लेता है, जिससे कि वो हिल नहीं पा रही थी। यानी कि उस लेडी की मौत पक्की होती है, पर वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाली थी। उस लेडी ने अपने बॉडी में लगा हुआ सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया, जिससे कि वो मरने के साथ साथ क्रिएचर भी मर जाता है। दोनों की बॉडी बहुत ज्यादा जलने की वजह से खत्म हो चुकी थी। जैक किसी भी तरीके से अपने टीम मेंबर की डेड बॉडी नीचे लेकर आता है, जिसका उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि अब उनकी टीम का एक और मेंबर कम हो गया है, जो बहुत ही ज्यादा दुख की बात होती है। कैथरीन जैक को फिर से कह रही थी कि हम एक साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, नहीं तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी और इसी तरीके से हमारे लोग मारे जाएंगे। पर यहाँ जैक के बॉडी में इतनी ज्यादा चेंजेस होने लगे थे कि उसके आंख के प्यूपिल्स भी एकदम बदल जाते हैं। शायद कैथरीन को इस बात का अंदाजा तो हो चुका था, लेकिन वो कंफर्म नहीं होती। इसीलिए फिलहाल के लिए सभी लोग अपनी 2 टीम बनाकर आगे बढ़ने लगे थे, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था। जैक, टाइलर और बचे हुए सारे लोग अपनी टीम को लेकर एक पथरीले वाले इलाके में आ गए थे, जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी नुकीली चट्टानें होती हैं। जैक जब पानी के अंदर जाकर देख रहा था तो वहाँ से ठंडा पानी निकलता है। वो तुरंत ही समझ गया कि ये पानी बाहर के रास्ते जा रहा है, जिसे फॉलो करते हुए वो भी बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए जैक सोच रहा था कि वो कैथरीन और बाकी लोगों को भी यहाँ बुला कर लेकर आ जाए, लेकिन जैक की बॉडी एकदम थक गई थी, जैसे लग रहा था कि उसे हिलने में भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अब जैक का भाई टाइलर उसे यहीं पर आराम करने के लिए कहता है, जो अब खुद बुलाने चला गया था कैथरीन और बाकी लोगों को। वहीं दूसरी तरफ अब कैथरीन की टीम आगे बढ़ी रही थी, तभी उनके ऊपर खतरनाक क्रिएचर्स का हमला हो जाता है। दरअसल ये क्रिएचर्स इतने ज्यादा हाइब्रिड हो गए थे कि उन्हें नॉर्मल वेपन से मारना एकदम नामुमकिन था। या तो इन्हें जलाकर मारा जा सकता था या फिर कुचल दिया जाता था। अब वो खतरनाक क्रिएचर कैथरीन की एक मेंबर को तो पकड़ लेता है और उसे जान से मारने लगता है, लेकिन कैथरीन अपने एक मेंबर के साथ लगातार गुफा से बाहर निकलते ही जा रही थी। अच्छी बात तो ये होती है कि टाइलर भी एक समय के बाद कैथरीन को ढूंढ लेता है और उसे उसी जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर जैक और बाकी लोग थे। जैक सभी को कह रहा था कि तुम्हें जल्द से जल्द पानी के अंदर कूदना पड़ेगा और उसी रास्ते से आगे बढ़ते रहो, जिससे कि तुम बाहर निकल जाओगे। लेकिन सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये होती है कि उस जगह पर जितने भी क्रिएचर सोए हुए थे वो आवाज सुनकर जाग जाते हैं और अब उनका निशाना था ये सभी इंसान जो कि जिंदा हैं, जिन्हें खाकर वो अपना पेट भरेंगे। जैक को पता नहीं क्यों ये सारी चीजें सेंस हो रही थी और वो नोटिस कर रहा था कि कौन सा क्रिएचर कहाँ आ रहा है। वो अपने सारे दोस्तों को कहता है कि तुम पानी के अंदर छुप जाओ। हालांकि वो सभी ऐसा कर भी देते हैं, पर वो क्रिएचर्स इतने चालाक थे कि वो पानी के अंदर घुसकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैक यहाँ पर अपने साथियों को इस तरीके से मरने नहीं देना चाहता था। वो तुरंत ही उस क्रिएचर के ऊपर हमला कर देता है जो उनके साथियों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल जैक के अंदर भी उन्हीं सारी क्रिएचर्स की एबिलिटीज आ चुकी थी, इसीलिए वो बड़ी आसानी से उनका सामना कर ले रहा था। जैक एक एक करके वहाँ मौजूद सारे क्रिएचर्स को मारता जाता है, लेकिन एक समय के बाद वो समझ चुका था कि इन क्रिएचर्स को खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी तादाद तो बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए जैक फिलहाल के लिए अपने साथियों को एक बार अलविदा कहता है और बोलता है कि तुम जल्द से जल्द पानी के अंदर उस रास्ते से चले जाओ। जैक के पास एक बॉम्ब मौजूद था, जिसे कि वो कुछ आखिरी क्रिएचर्स के ऊपर लेकर कूद जाता है। बॉम्ब तुरंत ही फटने के कारण वो क्रिएचर की बॉडी के टुकड़े हो गए थे, लेकिन अब धमाके के कारण वहाँ की दीवारें भी नीचे गिरने लगी थी। टाइलर, कैथरीन और बाकी बचे हुए लोग जैक के द्वारा बताए गए रास्ते को फॉलो करते हुए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर मौजूद वो बड़ा सा चैम्बर अब बंद हो चुका था। यानी कि जैक ने अपनी जान कुर्बान करके उन सभी की जान बचाई। इस बात के बारे में शायद टाइलर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूलेगा। अब ये पूरा इंसिडेंट खत्म हुए कई साल बीत जाते हैं। टाइलर और कैथरीन तो एक दूसरे से मिलकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर टाइलर अपने भाई जैक को याद कर रहा था। वो तो कैथरीन से कहता है कि क्या हो अगर मेरा भाई उस गुफा में जिंदा हो जाए, क्योंकि
मैंने उसे मरते हुए तो नहीं देखा। शायद वो वहीं पर अभी तक फंसा रहेगा, लेकिन कैथरीन टायलर को समझाती है कि उस जगह पर कोई भी नहीं जिंदा रह सकता और शायद वो क्रिएचर्स बाहर भी नहीं आ सकते, यानी कि हमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक टायलर नोटिस करता है कैथरीन की आंखों को, क्योंकि वो आंखें सेम टू सेम जैक जैसी लग रही थी जब वो इन्फेक्टेड हुआ था। और अब इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि कैथरीन भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। कैथरीन तुरंत ही वहाँ से दूर जाने लगी। टायलर सोचने लगता है कि कैथरीन शायद तब इन्फेक्टेड हुई होगी जब पानी के अंदर एक छोटे क्रिएचर ने उसका पैर पकड़ लिया था। उसी समय उसने काटा होगा और कैथरीन इन्फेक्टेड हो गई। टायलर कैथरीन के पीछे जा रहा था, लेकिन वो कहीं गायब हो गई। शायद अब कैथरीन अपने ही जैसे एक खतरनाक क्रिएचर्स की फौज बनाएगी जिससे कि वो कंट्रोल कर सके और वो